नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल द साहित्य नाव पर। आज से हम आपको साहित्य के एक ऐसे उपन्यास की ओर ले चलेंगे जो कि ग्रामीण जीवन को एक बहुत ही अच्छे ढंग से बताता है और ख़ास तौर पर स्वतंत्रता के पहले का ग्रामीण जीवन और स्वतंत्रता के बाद के ग्रामीण जीवन को सबसे बेहतरीन ढंग से, सबसे अच्छे तरीके से ये उपन्यास हमको बताता है। ग्रामीण जीवन को ही एक और उपन्यास अच्छे ढंग से बताता है जो कि गोदान है और जो कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है और वो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं। और जो उपन्यास अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो स्वतंत्रता के पहले का ग्रामीण जीवन और स्वतंत्रता के बाद के ग्रामीण जीवन को बताता है, जिसका नाम है मैला आंचल, जो कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया है। फणीश्वर नाथ रेणु की एक कहानी है तीसरी कसम, जो कि आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं। एक बहुत ही अच्छी कहानी है, एक गाड़ीवान की कहानी है जो कि 3 कस्में खाता है कि मैं ये 3 कसम खाता हूँ कि ये जीवन में कभी नहीं करूँगा। बहुत ही बेहतरीन कहानी है, आप जाकर उसको भी हमारे प्लेलिस्ट में सुन सकते हैं। अब बात करते हैं मैला आंचल की। मैला आंचल की बात करें तो मैला आंचल बिहार के मेरीगंज गांव की पृष्ठभूमि पर आधारित एक आंचलिक उपन्यास है जो स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्रता के बाद के ग्रामीण जीवन की गरीबी, शोषण, जातिवाद, अंधविश्वास और बदलते राजनीतिक परिदृश्य को दिखाता है, जहां डॉक्टर प्रशांत जैसे युवा डॉक्टर ग्रामीण समस्याओं से जूझते हैं और लोक जीवन के यथार्थ को दर्शाया गया है, जिसे 2 खंडों में विभाजित किया गया है जो आदर्शवाद से मोहभंग और यथार्थ की जटिलताओं को उजागर करते हैं। पहले खंड में हम स्वतंत्रता से पहले के समय की बात करेंगे कि उस समय ग्रामीण जीवन कैसा था, और दूसरे खंड में हम स्वतंत्रता के बाद का समय की बात करेंगे। गांव में कैसे स्वतंत्रता के बाद राजनीतिक दल सक्रिय होते हैं, लेकिन उनमें निष्ठा और गंभीरता की कमी दिखती है। गांधी जी के सपनों के विपरीत आम जनता में मोहभंग और दिशाहीनता आती है। ये सब बताया जाएगा दूसरे खंड में, जो कि स्वतंत्रता के बाद का समय होगा। अब चलते हैं पहले खंड की ओर। हर एक खंड को यानी कि 2 खंडों में इसे विभाजित किया गया है और हर एक खंड को कई भागों में विभाजित किया गया है। हम आपको प्रत्येक खंड यानी कि अगर एक पहला खंड हम शुरू करने जा रहे हैं तो पहले खंड का पहला पार्ट हम आपको हर एक वीडियो में ऐसे ही पहला, दूसरा, तीसरा हर एक वीडियो में एक खंड का एक पार्ट हम आपको सुनाते चलेंगे। तो चलिए पहले खंड से शुरू करते हैं। पहले खंड का पहला भाग। गांव में यह खबर तुरंत बिजली की तरह फैल गई। मिलिट्री ने बहरा चेथरू को गिरफ्त कर लिया है और लोबिन लाल के कुएं से बाल्टी खोलकर ले गए हैं। यद्यपि 1942 के जन आंदोलन के समय इस गांव में न तो फौजियों का कोई उत्पात हुआ था और न आंदोलन की लहर ही इस गांव तक पहुंच पाई थी, किंतु जिले भर के घटनाओं की खबर अफवाहों के रूप में यहां तक जरूर पहुंची थी। गोम लाही स्टेशन पर गोरा सिपाही एक मोदी की बेटी को उठाकर ले गए। इसी को लेकर सिख और गोरे सिपाहियों में लड़ाई हो गई, गोली चल गई। ढोल बाजा में पूरे गांव को घेर कर आग लगा दी गई। एक बच्चा भी बचकर नहीं निकल सका। मुसहरू के ससुर ने अपनी आंखों से देखा था, ठीक आग में भुनी हुई मछलियों की तरह लोगों की लाशें महीनों पड़ी रहीं। कौवा भी नहीं खा सकता था। मिलिट्री का पहरा था। मुसहरू के ससुर का भतीजा फारबिस साहब का खान नामा है, वह झूठ बोलेगा। पूरे 4 साल के बाद अब इस गांव की बारी आई है। दुआई माँ काली, दुआई बाला रह सिंह। यह सब गुहर टोली के बलिया की बदौलत हो रहा है। बिरंची दास ने हिम्मत से काम लिया। आंगन से निकलकर चारों ओर देखा और मालिक को टोला की ओर दौड़ा। मालिक तहसीलदार विश्वासनाथ प्रसाद भी सुनकर घबरा गए। लोबिन बाल्टी कहाँ से लाया था? जरूर चोरी की बाल्टी होगी। साले सब चोरी करेंगे और गांव को बदनाम करेंगे। मालिक टोले से यह खबर राजपूत टोली पहुंची। कायस्थ टोली के विश्वनाथ प्रसाद और ततमा टोली के बिरंची को मिलिट्री के सिपाही पकड़कर ले गए हैं। ठाकुर राम कृपाल सिंह बोले, इस बार तहसीलदारी का मजा निकलेगा। जरूर जमींदार का लगान वसूल कर खा गया होगा। अब बड़े घर की हत्या
हदा खाएंगे बच्चू। यादव टोली के लोगों ने खबर सुनते ही बलिया उर्फ बालदेव को गिरफ्तार कर लिया। भागने न पाए, रस्सी से बांधी। पहले ही कहा था कि यह एक दिन सारे गांव को बंधवाएगा। तहसीलदार विश्वासनाथ प्रसाद एक सेर घी, पाव सेर बासमती चावल और एक सरसी लेकर डरते हुए मिलिट्री वालों को डाली पहुंचाने चले। बिरंची को साथ ले गए। बोले, हिसाब लगाकर देख लो, पूरे 50 रुपए का सामान है। यह रुपया एक हफ्ता के अंदर ही अपने टोले और लोबिन के टोले से वसूल कर जमा कर देना, तुम लोगों के चलते। मिलिट्री वाले कोठी के बगीचे में हैं। बगीचे के पास पहुंचकर विश्वनाथ प्रसाद ने जेब से पलिया टोपी निकालकर पहन ली और काली थान की ओर मुंह करके माँ काली को प्रणाम किया। दुआई माँ काली। बगीचे में पहुंचकर तहसीलदार साहब ने देखा 2 बैलगाड़ियां हैं। बैल घास खा रहे हैं। मिलिट्री वाले जमीन पर कंबल बिछाकर बैठे हैं। मूढ़ी फाक रहे हैं और बहरा चेथरू भी कंबल पर ही बैठकर मूढ़ी फाक रहा है। सलाम हुजूर। बिरंची ने सामान सिर से नीचे उतारकर झुककर सलाम किया। सलाम सरकार। बकरा भी मेमिया उठा। आ रे, यह क्या है? आप कौन हैं? एक मोटे साहब ने पूछा। हुजूर, ताबेदार राजा पारबंगा का तहसीलदार है, मीनापुर सर्किल का। जो आप तहसीलदार हैं? ठीक बात। हम लोग डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का आदमी है। यहाँ पर एक मलेरिया सेंटर बनेगा, ऊपर से हुक्म आया है। यही बागान का जमीन में मार्टिन साहब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को यह जमीन बहुत पहले दे दिया। तहसीलदार साहब फिर एक बार सलाम करके बैठ गए। बिरंची हाथ जोड़े खड़ा रहा। राजपूत टोली के राम कृपाल सिंह जब कोठी के बगीचे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बगीचे के पश्चिम वाली जमीन की पैमाइश हो रही है। कुछ लोग जरीब की कड़ी खींच रहे हैं। टोपा वाले एक साहब तहसीलदार साहब से हंस हंस कर बातचीत कर रहे हैं और अंत में यादव टोली के लोग बालदेव के हाथ और कमर में रस्सी बांधकर हो हल्ला मचाते हुए आए। उसकी कमर में बंधी हुई रस्सी को सभी पकड़े हुए हैं। फिरारी सुराजी को पकड़ने वालों को सरकार बहादुर की ओर से इनाम मिलता है, 1000, 2000, 5000। लेकिन साहब तो देखते ही गुस्सा हो गए। क्या बात है? इसको क्यों बांध कर लाया है? इसने क्या किया है? हुजूर, यह सुराजी बालदेव गोप है। 2 साल जेल काट कर आया है। इस गांव का नहीं, चन्नन पट्टी का है। यहाँ मौसी के यहाँ आया है। खद्दड़ पहनता है, जय हिंद बोलता है। तो इसको बांधे काहे है? अरे बालदेव साहब के किरानी इसने बालदेव को पहचान लिया। अरे या तो बालदेव है सर, या रामकृष्ण कांग्रेस आश्रम का कार्यकर्ता है। बड़ा बहादुर है। यादवों के बंधन से मुक्ति पाकर बालदेव ने साहब और किरानी को बारी बारी से जय हिंद किया। साहब ने हंसते हुए कहा, आपका गांव में मलेरिया सेंटर खुल रहा है, खूब बड़ा डॉक्टर आ रहा है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का तरफ से मकान बनेगा, लेकिन बाकी काम तो आप लोगों की मदद से ही होगा। तहसीलदार साहब ने जमींदार खाते और नक्शे को तजवीज़ करके कहा, हुजूर, जमीन 1 एकड़ 10 डिसमिल है। ठाकुर राम कृपाल सिंह को अब तक साहब को सलाम करने का भी मौका नहीं मिला था। विश्वनाथ प्रसाद ने बाजी मार ली। जिंदगी में पहली बार सिंह जी को अपनी निरक्षरता पर ग्लानि हुई। सचमुच विद्या की महिमा बड़ी है, लेकिन भगवान ने शरीर दिया है, उच्च जाति में जन्म दिया है। इसी के बल पर बहुत बाबू बबुआन, हाकिम हुक्काम और अमला फैला से हेलमेल हुआ, जान पहचान हुई। मौका पाते ही सलाम करके जोर से बोले, जय हो सरकार की। हुजूर, पब्लिक को भलाई के वास्ते इतना दूर से कष्ट उठाकर आया है और हम लोग हुजूर का कोई सेवा नहीं कर सके। गुसाई जी रमैन से कहीन है, धन्यवाद प्रभु, दर्शन दीन्हा। हुजूर, सेवक का नाम राम कृपाल सिंह, वल्द गरीब निवाज सिंह,
मुतफ़्फ़ा जात राजपूत, मुकाम गढ़बुंदेल राजपूताना, हाल मोकाम मेरीगंज। सिंह जी, हमारा कोई सेवा नहीं चाहिए, सेवा के वास्ते मलेरिया सेंटर खुल रहा है, इसी में मदद कीजिए, सब मिलकर, यही सबसे बड़ा सेवा है। साहब हंसते हुए बोले। यादव टोली के लोग एक एक कर नजर बचाकर 9-2-11 हो चुके थे। उन्हें डर था कि बालदेव को बांधकर लाने वालों का साहब चालान करेंगे। साहब ने चलते समय कहा, 7 दिन के अंदर ही डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का मिस्त्री लोग आवेगा। आप लोग बांस, खड़, सुतली और दूसरा दरकारी चीज का इंतजाम कर देगा। तहसीलदार साहब, आप हैं बालदेव प्रसाद तो देश का सेवक ही हैं, और सिंह जी हैं, आप सब लोग मिलकर मदद कीजिए। सबने हाथ जोड़कर गर्दन झुकाकर स्वीकार किया। साहब दलबल के साथ चले। खस्सी मेमिया रहा था। बालदेव गाड़ी के पीछे पीछे गांव के बाहर तक गया। बालदेव ने लौटकर लोगों से कहा, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के बंगाली अफसिया बाबू थे, प्रफुल्लो बनर्जी, और उनका किरानी जीतन बाबू पहले कांग्रेस ऑफिस के किरानी थी। तो दोस्तों, यह था मैला आंचल उपन्यास का खंड 1 का भाग 1। अब मिलते हैं पहले खंड के भाग 2 में। धन्यवाद दोस्तों।